Hello, my dear student of Standard 8. Welcome back. And today, in this particular session, we are going to discuss question answer of chapter number 13, that is Independent India. Okay, friends. So, without any delay, let's begin. Wow, the very first question is there. Question number one, answer the following questions. Number one, why did the central government have to reorganize the states? सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन क्यों करनी पड़ी। ओके अब कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ये रीऑर्गेनाइज क्या है, स्टेट क्या है। वेल जैसे हमारा कंट्री आज़ाद हुआ ना, तो पहले तो हमने उसको ABCD की कैटेगरी में सारे प्रिंसली स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड फिर हम लोगों ने लैंग्वेज के बेस पे सारे स्टेट को फॉर्म कर दिया। इसी को रीऑर्गेनाइज कहेंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एंड सिंस ये पूरा आंसर मैंने टेक्स्ट बुक में से पेस्ट किया है, सो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सो हाँ, पॉइंट नंबर वन, when the constitution was implemented on 26th of January 1950, there were four categories of state, namely A, B, C, D and D in the Indian League. तो फ्रेंड्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी को ऑफकोर्स, तब हमने अपने सारे जो प्रिंसली स्टेट थे ना, जो 562 थे, उसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ओके, फोर क्लास में ABCDE, जिसमें ए कैटेगरी में वो स्टेट्स आते थे जो मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी। सेकंड कैटेगरी वो थी जहाँ पर जो राजाओं ने ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर रखी थी। डी में जैसे कि आइलैंड्स थे, तो हम लोगों ने एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया था। ओके, पॉइंट नंबर वन यही कह रहा है। नंबर टू, दिस वॉज एन टेम्पररी अरेंजमेंट एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर। नंबर थ्री बोल रहा है आपको, after the Telugu language speaking people of Madras, a group A stated in an aggressive movement to have the separate state of Andhra Pradesh according to their own language। इसमें से मद्रास नाम के एक स्टेट में तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया कि सिंस वी आर स्पीकिंग तेलुगु तो हमको एक अलग से स्टेट दो, एंड आगे चल के हम लोगों ने आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया। आगे बढ़ते हैं। Point number four. As a result, Indian government formed a separate state of Andhra Pradesh as a Telugu language region from the state of Madras on 1st October 1953. So 1st October 1953 के दिन हम लोगों ने एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनवाया, ठीक है, एंड ये स्टेट जाके फॉर्म्ड होता है। लेटर ऑन such fresh demand started in the whole country to form the state based on the language। एंड जैसे ये होता है ना, तो पूरे इंडिया में सब लोग मतलब प्रोटेस्ट करने लग गए कि हमको भी हमारी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। अरे भाई, गवर्नमेंट ने बोला रुको रुको रुको। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉइंट नंबर सिक्स, सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू अंडरटेक रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, एंड इसलिए फिर बाद में गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की एक कमेटी बनानी पड़ी। डेट्स इट, इतना ही था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क, व्हाई डिड द महा गुजरात मूवमेंट स्टार्टेड। अब ये महा गुजरात मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले हमने जो आंसर डिस्कस किया था ये उसी में से ही शुरू होता है। वेल जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आई ना, तो उसमें थे 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। सिंस गुजराती बोलने वालों के लिए तो कोई स्टेट की बात थी ही नहीं, इवन मराठी बोलने वालों के लिए भी नहीं थी, सिर्फ एक बॉम्बे स्टेट पकड़ा दिया। इससे हम लोग थोड़े नाराज़ हो गए एंड प्रोटेस्ट शुरू हो गया, एंड फिर ये महा गुजरात मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बस इतना ही आपको आंसर में शो करना है। ओके, हाउ टू शो योर आंसर पॉइंट वाइज, लेट अस सी। पॉइंट नंबर वन, as per the recommendation of the State Reorganization Committee, the four categories of the state was renounced and 14 new states and 6 union territories were formed। सो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, उन्होंने जो क्लास ABCD थी उसको तो पहले तो विड्रॉ कर लिया। अब उन्होंने बनाए नए 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Most of these 14 states were formed on the basis of the language।
लैंग्वेज के बेस पे ये 14 स्टेट फॉर्म हुए थे, एक्सेप्ट फॉर पंजाब एंड बॉम्बे। बॉम्बे मीन्स मुंबई समझना है आपको, ओके। सो पंजाब एंड मुंबई स्टेट को इग्नोर किया गया था। पंजाब के जो सदर्न पार्ट साइड में है ना, वहाँ पे जहाँ पे हरियाणा है, वहाँ पे यूजुअली हिंदी भाषा यानी हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है। जबकि जो आज का जो पंजाब है ना, वहाँ पे पंजाबी प्योर पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है। सो यहाँ पर एक 2 स्टेट की डिमांड चल रही थी। एंड बॉम्बे मीन्स मुंबई, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एंड गुजरात का कंबाइन जो स्टेट था उसको बॉम्बे बोलते थे। तो यहाँ पे भी गुजराती स्पीकिंग पीपल गुजरात का डिमांड कर रहे थे एंड मराठी स्पीकिंग पीपल मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे महाराष्ट्र नाम का कोई स्टेट बनेगा। मीनवाइल पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे 2 मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स डेट मीन्स मराठी एंड गुजराती लिव्ड। बॉम्बे स्टेट में एट ए टाइम 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, एक तो मराठी स्पीकिंग पीपल एंड दूसरे गुजराती स्पीकिंग पीपल। नाउ पॉइंट नंबर 4, there arose an intense demand to separate Gujarat and Maharashtra on linguistic basis। फिर एक डिमांड थी लोगों की कि सिंस गुजराती बोलने वाले लोग हैं तो उनके लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, मराठी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं फिर गुजरात एंड महाराष्ट्र की डिमांड ज़्यादा होने लगी। लिंग्विस्टिक बेसिस मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नाउ पॉइंट नंबर 5, the day when the bilingual recommendation for the state of Bombay was passed in the parliament, the student of law college in Ahmedabad organized a meeting। They started the series of demonstration। तो जिस दिन मतलब ये प्रोटेस्ट मतलब ये बॉम्बे का नाम आता है, ना कोई गुजरात की बात ना कोई महाराष्ट्र की बात, तो एक स्टूडेंट का जो ग्रुप था लॉ कॉलेज में अहमदाबाद में, इन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन यानी अपना डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। डेमोन्स्ट्रेशन करना यानी प्रदर्शन करना एंड ऑल डेट, विरोध प्रकट करना, समथिंग लाइक डेट। पॉइंट नंबर 6, ग्रेजुअली दिस मूवमेंट बिकम मोर एग्रेसिव। फिर इनके साथ और भी लोग जुड़ते गए और मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। Number 7, a series of protests and violent demonstration made it more intense and widespread across the Gujarat। And फिर ये मतलब और ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन वायलेंट होने लगा एंड इसलिए फिर ये एक तरह से महागुजरात मूवमेंट इस तरह से शुरू होता है। ओके, तो 7 पॉइंट का आंसर है, बी केयरफुल। ओके, पॉइंट नंबर 1 आपको बोलता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में 6 यूनियन टेरिटरीज एंड 14 स्टेट थे। 14 स्टेट में कहीं पे भी पंजाब एंड मुंबई के साथ इन लोगों ने मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। 3rd पॉइंट, बॉम्बे में मराठी एंड गुजराती लोग रहते हैं। ओके, एंड 5th पॉइंट, सो गुजरात एंड महाराष्ट्र की डिमांड होने लगी। 5th पॉइंट, अहमदाबाद में कुछ लॉ कॉलेज के स्टूडेंटों ने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किए। नंबर 6, डेमोन्स्ट्रेशन एग्रेसिव होने लगा। पॉइंट नंबर 7, इंटेंस होने लगा और ये पूरे गुजरात में फैल गया, इसलिए महागुजरात मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, नाउ दिस इज द सेकेंड लास्ट स्लाइड। यस फ्रेंड, सेकेंड लास्ट स्लाइड, इसके बाद एक लास्ट स्लाइड बचती है जो हमारा ये चैप्टर फिनिश कर देगी। एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है, तो जितना पूछा है मैंने उतना ही आंसर दिए। नाउ फ्रेंड्स, विच एरिया वेर अंडर द फ्रेंच रूल। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उनके अंडर में भी कुछ एरिया आता था। वेल, वो कौन सा एरिया है, लेट अस सी। पौंडीचेरी जो उनका हेडक्वार्टर था, कराईकल विच इज़ इन तमिलनाडु राइट नाउ, माहे जो अभी केरला में है, यनम विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, एंड चंद्रनगर डेट इज़ इन वेस्ट बंगाल वेयर अंडर द फ्रेंच रूल। टेक्स्ट बुक में फ्रेंच कंट्रोल दिया था, मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको फ्रेंच रूल कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम एंड चंद्रनगर वेयर अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। सो ये कुछ ऐसे एरिया थे जो फ्रेंच लोगों के अंडर में आते थे। ओके, वेरी वेरी सिंपल। ओके, आंसर नंबर 4। 4th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वाई डिड इंडिया हैव टू टेक अ मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द पोर्टुगीज। सो पोर्टुगीज के अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट को मिलिट्री एक्शन क्यों लेना पड़ा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि सिंस पोर्टुगीज लोग थोड़े से अड़ियल थे,
वो इंडियन गवर्नमेंट उनसे बात करना चाह रही है, नेगोशिएशन करने के लिए रेडी है, लेकिन ये लोग तो नेगोशिएशन के टेबल पे आने के लिए ही रेडी नहीं है। तो एक कहावत है ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, सो यहाँ पे भी वही चीज़ें फिट होती है। एंड जब वो बातचीत कर ही नहीं रहे थे तो हमको मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। ओके, सो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डिड इंडिया हैव टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द पोर्टुगीज? हियर इज योर आंसर। व्हेन द टॉक्स एंड द सत्याग्रह फेल्ड, the Indian government decided to take more radical steps and launch Operation Vijay to free Goa. जब सारी बातें ख़त्म हो गई, जब बातों से कुछ बात नहीं बनी, सत्याग्रह करके भी देख लिया, जब फाइनली कोई रिजल्ट नहीं आया, देन इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ अब स्ट्रिक्टनेस हमको दिखानी पड़ेगी। एंड गोवा को फ्री करने के लिए हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ओके, एग्ज़ाम में आपसे ऑपरेशन विजय करके शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, और वो आपको पूरा जो गोवा के लिबरेशन की जो कहानी है पूरी आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करनी है। सिंस एक्सरसाइज में नहीं पूछा है, बट आई कैन आस्क इन द एग्जाम। ओके, चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच आर द करंट प्रॉब्लम फेस बाय इंडिया? आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में हमारा कंट्री कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है? Well, let me go through the answer first and then I will explain the answer very deeply. Now, answer is, the main current problem faced by India are poverty, unemployment, inflation, terrorism, communal rights, caste discrimination, economic inequality, population explosion, corruption, regionalism, illiteracy and etc. तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतनी चीज़ें लिखनी है। अब ये सब क्या क्या होता है, डोंट वरी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। सो करंट प्रॉब्लम इंडिया की क्या है? पोवर्टी यू कैन सी गरीबी। अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट, इंडिया में 20 से 25 करोड़ लोग गरीब हैं। एंड बिकॉज ऑफ द कोरोना बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। अब ऐसा माना जाता है कि ये 20-25 के बीच में जो गरीब थे ना, अब वो बढ़कर 30 से 35 करोड़ हो गए। बहुत सारी एजेंसी ऐसा मतलब दावा करती है। तो एक तो गरीबी बहुत प्रॉब्लम है हमारे देश में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास नौकरियां ही नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। एंड जिनके पास जॉब है दे आर वेरी लकी पीपल। एंड इंडिया में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी जॉब है ही नहीं। सो इन अनएम्प्लॉयमेंट अगेन अ बिग इशू फॉर आवर कंट्री। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, बट ओनली थोड़ा पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा आगे जा रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ओके, सो पेट्रोल के भाव हमेशा बढ़ते रहते हैं। सो डेट मीन्स जो ज़रूरतों की चीज़ें होती है उसके प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए। एंड डेट इज़ ऑल इन्फ्लेशन इज़ ऑल अबाउट। टेररिज्म तो है ही प्रॉब्लम हमारे लिए। सो एनी हाउ, हमारी गवर्नमेंट अब बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि एज सच कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट सालों से नहीं हुआ है। ओके, दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट सही काम कर रही है। देन आता है कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स मीन्स हिंदू पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, एग्जांपल दे रहा हूँ, हिंदू एंड मुस्लिम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, डेट इज कॉल्ड द कम्युनल राइट्स। अपने रिलीजन को लेके फाइट करना एंड ऑल डेट। देन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मैं ऊंची जात का हूँ तो नीची जात का है, ये जात वो जात। सो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हमारी कंट्री में बहुत देखने को मिलता है। राइट नाउ वी आर स्टेइंग इन अ सिटी, तो सिटी में इतना ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट गांव में ये चीज़ ज़्यादा अभी भी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब क्या? देखो, अगर आप देखो ना तो कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत आगे हैं। बहुत आगे हैं मीन्स व्हाट, ये जो स्टेट्स हैं इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इनकी यहाँ की रोड अच्छी है, लाइट लगभग 24 आवर्स रहती है कुछ कुछ शहरों में तो। बट बाकी स्टेट्स की बात करें, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये स्टेट इतने डेवलप नहीं है। यहाँ पे रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, दिन में लाइट पावर कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक तरह से ये इतने डेवलप स्टेट नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड करप्शन, ठीक है,
आप कोई भी डॉक्यूमेंट का वर्क करवाओ, आपसे मतलब ज़्यादा पैसे चार्ज किए ही जाते हैं। तो ये है करप्शन का हाल। एंड रीजनलिज्म, ठीक है, ये तेरा स्टेट, ये मेरा स्टेट, ये भी बहुत चलता रहता है। इलिटरेसी, प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री में कि लोग पढ़े लिखे नहीं है। सो इलिटरेसी अगेन अ बिग इशू फॉर अवर कंट्री। ओके, सो आपको सिर्फ मैंने आपको ये सब सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, बट आपको एग्जाम में सिर्फ इनके नाम्स लिखने हैं एंड आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन फॉर 1 और 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं पूछूंगा। आई होप सबको ये क्लियर है। 5 questions we discussed so far as. Now the only thing is pending out, that is the matching. Now we are going to see the matching. Match the item in column A with those in column B. So A and B का बाइफर्केशन दिया हुआ है। मैं ये सब ऊपर नीचे था, मैंने एग्जैक्टली सामने आंसर लिख दिए हैं एंड यू आर सपोज टू राइट इन दिस मैनर ओनली। तो एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है चेयरमैन ऑफ स्टेट। चेयरमैन ऑफ स्टेट का यहाँ पे मतलब है फैजल अली। ओके, चाचा ऑफ जनता, ये किसको टाइटल मिला था? इंदुलाल याग्निक को। गुजरात स्टेट वॉज इनोग्रेटेड बाई रविशंकर महाराज। रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, ओके, ये रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी नीचे आनी चाहिए, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है। देखो, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात डॉक्टर जीवराज मेहता, द फर्स्ट गवर्नर जनरल मेहंदी नवाज जंग, ये भी सही है। आई थिंक चेयरमैन ऑफ द स्टेट, सी एमसीक्यू मैचिंग में नंबर 1 देखो, चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी वहाँ पर जाएगा एंड नंबर 3 के आंसर में सिर्फ रविशंकर महाराज आएगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा कट पेस्ट करने में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, बट एज सच आप टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, सो आप लोग उसमें से करेक्ट कर लेना। ओके, बाकी चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में फैजल अली आएगा, चाचा ऑफ जनता इंदुल याग्निक परफेक्ट है। 3 नंबर में आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, गुजरात स्टेट वॉज इनोग्रेटेड बाई रविशंकर महाराज, डेट्स इट। ओके, बाकी 4 and 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1 and 3 में थोड़ा इशूज है, अदरवाइज इट विल बी ओके। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं। सो 13 चैप्टर इज ओवर सिंस नाउ द ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू that take down this thing into your CW and very soon we are going to start chapter number 14 जहाँ पे हम लोग अफ्रीका एंड एशिया को डिस्कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये सेशन में मज़ा आया होगा काफ़ी। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाए हमने आज सो फार एज क्या पढ़ा है। ओके, देख लेते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 में थे 5 क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट कमेटी क्यों फॉर्म की। 26 जनवरी को हमारा कंट्री रिपब्लिक बनता है, ABCD की क्लास बनती है, टेम्पररी अरेंजमेंट होता है, तेलुगु को लैंग्वेज के बेस पे फॉर्म किया जाता है, बाकी सब स्टेट भी डिमांड करने लग जाते हैं एंड फिर उनकी बात सुनते हुए हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना दी इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, महागुजरात मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में 6 यूनियन टेरिटरीज थी एंड देर आर 14 न्यू स्टेट्स। 14 न्यू स्टेट में सब ठीक ठाक था, ओनली पंजाब एंड बॉम्बे का थोड़ा अलग इशूज था। वेल बॉम्बे में थे मराठी एंड गुजराती लोग, इसलिए ये लोग अब गुजरात एंड महाराष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं। अब इसके लिए गुजरात के अहमदाबाद में लॉ कॉलेज के आसपास एक प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, प्रोटेस्ट एग्रेशन होता गया एंड फिर लॉन्च हुआ महागुजरात मूवमेंट। वेरी सिंपल। नंबर 3, फ्रेंच लोगों के अंडर में कौन से एरिया थे? पौंडीचेरी, कराईकल, माहेयनम, चंद्रनगर, डेट्स इट। ओके, आपको स्टेट के नाम भी साइड में शो करने हैं ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 9th में भी काम आएगा, इसलिए मैंने स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। नंबर 4, पोर्टुगीज़ के सामने हमको मिलिट्री एक्शन क्यों लेना पड़ा? वेल जब सारी बातें, सत्याग्रह के सारे रास्ते जब बंद हो गए तब हम लोगों को ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा गोवा को फ्री करने के लिए। लास्ट में इंडिया के सामने क्या प्रॉब्लम है? वेल प्रॉब्लम है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, टेररिज्म, कम्युनल राइट्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, करप्शन, रीजनलिज्म, इलिटरेसी एंड एक्सेट्रा। और एक्सेट्रा कोई प्रॉब्लम का नाम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
नाउ मैचिंग चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी फैजल अली, चाचा ऑफ जनता इंदुलाल याग्निक. गुजरात स्टेट वॉज इनोग्रेटेड बाय रविशंकर महाराज. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात डॉक्टर जीवराज मेहता. एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ गुजरात मेहंदी नवाज जंग. ओके, आई थिंक ये रिवीजन में मुझे तो बहुत मजा आया, फटाफट चैप्टर पूरा कवर अप हो गया. सो स्टूडेंट्स, it's time to say goodbye, and thanks to listening me, and bye everyone.